आइए, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। नॉन इंटीग्रेटेड account means cost books and financial books are prepared and maintained सेपरेटली। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का मतलब यही है कि कॉस्ट बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक्स को हम लोग सेपरेटली मेंटेन एंड प्रिपेयर करते हैं, राइट। अंडर फाइनेंशियल बुक्स ओनली transactions pertaining to outside party is recorded। फाइनेंशियल बुक्स में खाली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है जो आउटसाइड पार्टी के साथ डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, purchase of raw material from supplier, right? Sale of goods to customer, rent paid to landlord, ठीक है। तो फाइनेंशियल बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा जो आउटसाइड पार्टी के साथ डीलिंग किया जाता है। इज इट फाइन? हटा दें? अंडर कॉस्ट बुक्स internal movement of goods from one department to another is also recorded. Now, why you are recording internal movement of goods from one department to another? For the purpose of cost control। अगर आप गुड्स का मूवमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि लॉसेस कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है।
and if you don't know where the losses are being taken place, you will not be able to minimize that loss. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बेचा, यही रिकॉर्ड होता है. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का सफर इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर लॉट ऑफ अकाउंट्स अंडर कॉस्ट बुक्स, राइट. तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है. अंडर, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल में क्या देंगे, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल issued to production. तो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम store to factory. Production completed. Goods are moving from factory to warehouse. समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रॉपर ट्रैकिंग करेंगे. ट्रैकिंग करने से कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है. अंडर कॉस्ट बुक्स the following control accounts are prepared. The following control accounts are prepared. सबसे पहला स्टोर लेजर control account. This will record movement of raw material from supplier and to factory. स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सप्लायर से माल खरीदता है और फैक्ट्री को सप्लाई करता है. सो दिस विल रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड टू फैक्ट्री. फ्रॉम सप्लायर से आएगा, टू फैक्ट्री को इशू करेगा. वेजेस कंट्रोल अकाउंट. जितना भी वर्कर है, सबसे पहले हम लोग सारे वर्कर को वेजेस पे कर देते हैं. उसके बाद अपने देखते हैं इसमें से डायरेक्ट वर्कर को कितना वेजेस पे किया गया और इनडायरेक्ट वर्कर को कितना वेजेस पे किया गया है. डायरेक्ट वर्कर को जो वेजेस पे किया गया है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा. डायरेक्टली वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा. और इनडायरेक्ट वर्कर को जो पैसा दिया गया है वो आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड. एंड उन सारे ओवरहेड्स का एवरेज रेट आएगा एंड वो एवरेज रेट विल बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट. आज ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वर्कर को जो पैसा देंगे वही प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा. इनडायरेक्ट वर्कर को जो पैसा देंगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा, आएगा सारा ही प्रोडक्शन कॉस्ट में. डायरेक्ट वर्कर को जो वेजेस देते वो डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस बोल के आएगा. इनडायरेक्ट वर्कर को जो भी पैसा देंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वो ओवरहेड का एवरेज आएगा. तुम लोग सीखा है ओवरहेड चैप्टर में. एंड सच एवरेज विल बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट. सो अल्टीमेटली व्हेन यू गेट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट तो उसमें डायरेक्ट वेजेस का भी एलिमेंट है, इनडायरेक्ट वेजेस का भी एलिमेंट है. राइट सर, डायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज दोस वेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फाउंड आउट पर यूनिट, वेर एज इनडायरेक्ट वेजेस यू कैनॉट फाइंड आउट पर यूनिट. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट इट एज ओवरहेड. जो खर्चा को अपने पर यूनिट
फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उन खर्चा को क्यूमुलेटिवली वी कॉल इट एज ओवरहेड्स। राइट, तो पहले वेजेस पे करेंगे, फिर एलोकेशन होगा। डायरेक्ट वेजेस विल डायरेक्टली गो टू प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस विल फर्स्ट बी ट्रीटेड एज ओवरहेड एंड वहां से वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसमें सारा खर्चा जिसको हम पर यूनिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ये सब इसमें आ गया। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। अब इस प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या निकालेंगे? एवरेज। वो एवरेज को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में डालेंगे। और तुम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड माइनस जितना आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में डाला, दोनों का डिफरेंस इज अंडर रिकवरी। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनाया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड होता है, कॉस्ट शीट में एब्जॉर्ब्ड होता है, कितना आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में डाला। याद है ना, प्राइम कॉस्ट के बाद में ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड, चार्ज्ड, रिकवर्ड, दोनों का डिफरेंस इज अंडर रिकवरी। राइट, तो पहले टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट में डालना डाल दो, प्रोडक्शन कॉस्ट में एवरेज बेसिस में आएगा। इनकर्ड माइनस एब्जॉर्ब्ड, दोनों का डिफरेंस इज अंडर रिकवरी, दैट विल गो टू कॉस्टिंग पीएल। तीनों हो गया। फोर्थ वन विल बी WIP कंट्रोल अकाउंट। दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यस और नो? इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ गया कहां से? स्टोर से। डायरेक्ट वेजेस आ गया कहां से? वेजेस कंट्रोल अकाउंट से। और प्रोडक्शन ओवरहेड आया कहां से? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से। मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों आ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। यस और नो? फिर वो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड है उसको डाल देंगे फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। कहां पे? तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या चीज का हिसाब रखा जाएगा? कितना माल बनकर आया और कितना बेचा। क्या? कितना माल बनकर आया और कितना बेचा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। याद है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होता है। हाँ, तो WIP से फिनिश गुड्स में कौन सा कॉस्ट ट्रांसफर किया जाएगा? वर्क्स कॉस्ट। कौन सा? स्टोर लेजर से WIP में क्या जाएगा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। वेजेस से WIP में डायरेक्ट वेजेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड से WIP में प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, चार्ज्ड, तो डायरेक्ट मटेरियल WIP में है, डायरेक्ट वेजेस WIP में ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब भी WIP में है, तो आएगा तो क्या आएगा? वर्क्स कॉस्ट। मतलब यहां से यहां ट्रांसफर क्या होगा? वर्क्स कॉस्ट। कॉस्ट शीट को याद करो। और यहां से यहां क्या ऐड होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तब जाके फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिर उसमें से जो बेचेंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा, बाकी उसी में बच जाएगा। यस और नो? पूरा कॉस्ट शीट को याद रखना है अपने को। बरोबर है? हाँ, इज इट फाइन? बोलो, हटा दें इसको। 6 हुआ ना। नंबर 7, जो माल बिकेगा वो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तब जाके टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आएगा ना। हाँ, कस्टमर से जो पैसा मिलेगा उसको सेल्स अकाउंट में डालेंगे। और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोनों को कॉस्टिंग पीएल में डालेंगे, तब जाके प्रॉफिट आएगा। हाँ, तो ये 10 लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे हमको एग्जाम में। कितना? 10 लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कॉस्ट बुक्स में ये 10 लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में अगर और कोई अकाउंट आ रहा है, उन सारे अकाउंट्स को हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर हुआ करता था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, वहां पे डेटर और क्रेडिटर को छोड़कर बाकी सारे लेजर अकाउंट्स को हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोला करते थे। यहां पर भी इन 10 को छोड़ के, राइट, in order to complete double entry system, we shall prepare general ledger adjustment account which will replace any other account apart from those mentioned above, which will replace any other account apart from those mentioned above। इन 10 को छोड़ के अगर आपके दिमाग में अगर और कोई अकाउंट आ रहा है तो उन सबको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे, बिकॉज अपने को मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ये 10 काफी है। कॉस्ट शीट में भी आपको ये 10 ही दिखता है। कॉस्ट शीट में क्या आपको कैश दिखाई देता है, बैंक दिखाई देता है, डेटर दिखाई देता है, क्रेडिटर दिखाई देता है, फिक्स्ड एसेट दिखाई देता है, इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है? नहीं। तो ये सारा अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाई जनरल लेजर। कैश हो, बैंक हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, फिक्स्ड एसेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, राइट, ये सब आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, हमको फिर से बताओ, ये हो गया ना? हाँ, क्लियर? हाँ, अच्छा। अब ये हम हर अकाउंट का इन और आउट बताते हैं। क्या? इन और आउट। ध्यान से देखना, हटा दे इसको। अकाउंट इन आउट, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन, मूवमेंट ऑफ गुड्स आउट।
सबसे पहला है स्टोर लेजर कंट्रोल में इन क्या है? रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर, वेरी गुड। तो माल आया है सप्लायर से, आउट क्या बोलो? रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब WIP कंट्रोल, क्योंकि प्रोडक्शन का हिसाब वहीं पे रखा जा रहा है। बहुत सारा मटेरियल इनडायरेक्ट होता है, मतलब जिसको पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या जो रिपेयरिंग पर्पस में यूज हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑब्लिक मटेरियल used for repairing indirect material oblique material used for repairing indirect material oblique material used for repairing should be treated as प्रोडक्शन ओवरहेड। समझा ना? प्रोडक्शन नहीं, यहां पे है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन मतलब WIP में जाएगा। यहां पे ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। समझ में आ रहा है? माल आया सप्लायर से और यूज हो गया, या तो प्रोडक्शन में यूज हो गया या रिपेयरिंग पर्पस में यूज हुआ है। जो माल प्रोडक्शन में यूज हुआ है, प्रोडक्शन में, कहां पे? प्रोडक्शन में, वो डायरेक्टली जाएगा WIP कंट्रोल में। और जो माल रिपेयरिंग पर्पस में यूज हुआ है या जिसको अपने पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको पहले प्रोडक्शन ओवरहेड ट्रीट होगा, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? वेजेस पेड टू वर्कर, हाँ या ना? हाँ, यस और नो? अच्छा, अब वर्कर में कितना टाइप का वर्कर होता है? हाँ, डायरेक्ट वर्कर और डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर। नाउ डायरेक्ट वर्कर को जो पैसा दिए हैं वो डायरेक्ट वेजेस माना जाएगा? जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट वर्कर को जो पैसा दिए, वर्कर लोग को पैसा पूरा टाइम का देना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है उसमें सारा का सारा टाइम प्रोडक्टिव हो सकता है कि डायरेक्ट वर्कर किसी को सिखा रहा हो, तो वो तो अपना काम कर ही रहा है ना, वो तो टाइम दे ही रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा, बट दोज आर नॉट प्रोडक्टिव आवर्स।
डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्टिव आवर, डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्टिव आवर, कहां जाएगा ये? WIP कंट्रोल में, है ना? डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्टिव आवर कहां जाएगा ये? WIP कंट्रोल में। अमाउंट पेड टू डायरेक्ट वर्कर फॉर नॉन प्रोडक्टिव आवर, समझ में आ रहा है? और इनडायरेक्ट वर्कर को जो देते हैं उसको इनडायरेक्ट वेजेस बोलेंगे, ऑब्लिक इनडायरेक्ट वेजेस। इसको क्या माना जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ, डायरेक्ट वर्कर को प्रोडक्टिव आवर का जो पैसा दे रहे हैं, पहले तो पे कर दो जितना घंटा काम किया वो। अब उसमें देखो डायरेक्ट वर्कर का प्रोडक्टिव आवर कहां जाएगा? WIP, प्रोडक्शन अकाउंट मतलब WIP। डायरेक्ट वर्कर का नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्शन ओवरहेड, और इनडायरेक्ट वर्कर का, इनडायरेक्ट वर्कर में चेक मत करना क्योंकि वो वैसे भी इनडायरेक्ट ही है। समझ में आ रहा मेरा बात? पहले पे करेंगे उसके बाद एलोकेशन है, ध्यान देना। इन फिर आउट। ठीक है? हाँ, इज इट फाइन? अब हम तीसरा नंबर बनाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बनाएंगे? दो ठो प्रोडक्शन ओवरहेड का इन आउट। प्रोडक्शन ओवरहेड में इन यहीं से पता चल जाएगा, बताओ कौन कौन सा? स्टोर का जो आउट भी है और वेजेस का जो आउट भी है। क्या लिखा? ये यहां से आउट हो रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में इनडायरेक्ट मटेरियल बोल के इन होगा, ये इनडायरेक्ट वेजेस बोल के यहां से आउट हो रहा है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में इनडायरेक्ट वेजेस बोल के इन होगा। हाँ या ना? हाँ, हटा दें इसको। सबसे पहला इनडायरेक्ट मटेरियल ऑब्लिक मटेरियल फॉर रिपेयर्स, इनडायरेक्ट वेजेस ऑब्लिक नॉन प्रोडक्टिव आवर ऑफ डायरेक्ट वर्कर। ये दो चीज आ गया, हाँ या ना? इसके अलावा और क्या आएगा? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर सच एज फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एक्सेट्रा।
ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस हुआ, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी तो होगा। एग्जाम में प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड बोल के लिखेगा, इनकर्ड मतलब इन दोनों को छोड़ के। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या आया, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट वेजेस आ गया, और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, लाइटिंग चार्जेस, इंश्योरेंस। ओवरहेड चैप्टर पढ़ा ना तुम लोग। तो ये मेरा टोटल ओवरहेड आ गया, क्या आ गया, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, क्या, टोटल अब इसका आउट बताओ। ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड हो गया। अच्छा ये एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है, एक्चुअल है। कब पता चलेगा, एंड ऑफ द ईयर। यही चीज हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी निकाले होंगे, एस्टिमेटेड। वो एस्टिमेटेड का एवरेज भी आया होगा, उस एवरेज के बेसिस पे नाउ आई एम चार्जिंग। तो क्या आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और चार्ज टू प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंडर रिकवरी ऑब्लिक ओवर रिकवरी चार्ज ऑब्लिक क्रेडिटेड टू कहां पे, कॉस्टिंग PL अकाउंट। ठीक है, हाँ अंडर रिकवरी चार्ज होगा, डेबिट। चार्ज मतलब डेबिट होता है, और ओवर रिकवरी के लिए क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, डन। नंबर 4 WIP कंट्रोल अकाउंट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल इन होगा। देखना ये स्टोर का आउट में था, डायरेक्ट वेजेस इन होगा, ये वेजेस का आउट में था।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है कुछ कुछ, जैसे रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, ये अलग से इन होगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, याद है ना, जो प्रोडक्शन ओवरहेड का आउट में था, है ना। अब यहां से आउट क्या होगा, इन सबको ऐड करने से वर्क्स कॉस्ट आता है ना, वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक प्रोडक्शन कंप्लीटेड, तो ये कहां जाएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इनमें आएगा पेड ऑब्लिक इनकर्ड, इसका आउट में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, कहां जाएगा ये, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। हाँ, और इनकर्ड और एब्जॉर्ब्ड का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अंडर रिकवरी। ये जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, हाँ, हटा दें।
नेक्स्ट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, वर्क्स कॉस्ट आएगा कहां से? फ्रॉम WIP से, है ना? यस और नो? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्सॉर्ब फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, आउट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड यहां पे पेड आएगा, इनमें सेलिंग ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जाएगा, और अंडर रिकवरी जाएगा कॉस्टिंग PL में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में COGS आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से, सेलिंग ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड आएगा, तब जाके आएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको अपन डाल देंगे कॉस्टिंग PL में, और वहां पे सेल्स आया है, सेल्स को भी डाल देंगे कॉस्टिंग PL में, वो नहीं दिखा रहे हम। देख लिया ना, जैसे जैसे गुड्स मूव कर रहा है खर्चा ऐड होते जा रहा है। ये हम तुम लोग को कॉस्ट शीट में भी ये वाला चीज बता दिया था।
ठीक है ना। सेल्स में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आएगा, उसको कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे, तो कॉस्टिंग पीएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी सब आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आउट हो रहा है, किसी में इन हो रहा है, फिर आउट हो रहा है, फिर इन हो रहा है, तो खर्चा पे खर्चा ऐड होते जा रहा है। राइट, सो दिस इज टोटल कॉस्ट। ये जो आया फाइनल जो आया ना, ये अपने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं वो है ये। स्टॉक एडजस्टमेंट कहां कहां होगा? रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट जैसे करेंगे वैसे करते रहेंगे। राइट, इज इट फाइन? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। ये जितना भी इन है ना, जितना भी इन है सब डेबिट होगा अकाउंट में। आउट मतलब क्रेडिट, इनकम डेबिट, इन डेबिट, आउट क्रेडिट। सेल्स में उल्टा होगा, इनकम है ना वो, वहां पे इन होगा क्रेडिट, आउट होगा डेबिट। पहला बात। दूसरा बात यह है, इन डेबिट, आउट क्रेडिट। ठीक है, इन हो गया डेबिट, आउट हो गया क्रेडिट, इन डेबिट, आउट क्रेडिट। अब ध्यान से देखो, सारा इनका सोर्स पता है, कहीं ना कहीं से आउट होके आया है वो। जिस इनका सोर्स नहीं पता है उसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट में दिखा देंगे। राइट, जिस इनका सोर्स नहीं पता है उसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट में दिखा देंगे। समझ में आ गया मेरा बात? जैसे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, वेजेस पेड, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पेड, सेलिंग ओवरहेड पेड, इन सब का आउट नहीं है। तो बताया ना, इन ऑर्डर टू कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम वी शैल प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट, मूवमेंट इस 10 अकाउंट में ही हो रहा है। इन पता है लेकिन किसी का आउट नहीं पता, या किसी का आउट पता इन नहीं पता है, तो इन दैट केस जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। राइट, आइए इसका एक डायग्राम भी है, दैट डायग्राम आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी हम लोग एक सम करेंगे। निकालिए। प्लीज बात मत करिए।
नंबर 12, रीड क्वेश्चन नंबर 12, 122। तो हमने आपको दो बातें बोली, इन मतलब डेबिट, आउट मतलब क्रेडिट। किसी इन का अगर सोर्स नहीं पता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जैसे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, वेजेस पेड, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी नहीं पता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पेड और सेलिंग ओवरहेड पेड, सेल्स, राइट। पढ़िए आप लोग। बात मत करिए, 12 नंबर पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अच्छा, टोटल में 10 और एक जनरल लेजर, 11 अकाउंट बनाना पड़ता है। बट इस सब में आप लोग गौर से पढ़े होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है,
सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नहीं है। 10 मैंने लिखाया था ना, और 11वां था डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए जनरल लेजर। तो टोटल में 11। 11 में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल नहीं है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल नहीं है, राइट। कितना हुआ? 9। तो नॉट हो लेजर अकाउंट पहले बनाइए। कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, कोई नाम नहीं है। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। नौ बनाना है हम लोगों को, 3 3 3 बना लेते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट डेबिट, WIP कंट्रोल क्रेडिट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल क्रेडिट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट डेबिट, सेल्स क्रेडिट डेबिट, कॉस्टिंग PL क्रेडिट डेबिट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, बताइए।
सबसे पहला क्या बोला है, बना लिया आप लोगों ने? लाइन से सारा देख लेंगे, उसके बाद फिर दिमाग लगाएंगे किसका क्या इन और आउट मिसिंग है, राइट? आइए, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 53,375। स्टॉक का तो डेबिट बैलेंस ही होता है। WIP का भी बैलेंस दिया हुआ है 104595। फिनिश गुड्स कंट्रोल, अच्छा यहां पे डेबिट क्रेडिट बता भी दिया। और जनरल लेजर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे कैपिटल का क्रेडिट होता है ना, इन सब का सोर्स क्या है? जनरल लेजर क्रेडिट। कितना? वन 188,750। ठीक है, बैलेंसेस बैठा दिया। अब सारा ट्रांजैक्शन सारा ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल परचेज हुआ है 26,700 का। कहां से खरीदा? सप्लायर से। बताओ ये 26,700 का जो मटेरियल खरीदा ये कहां इन होगा? 26,700 यहां इन होगा। हाँ, आउट कहां से पता नहीं, इन 10 अकाउंट में थोड़ी है, इन अकाउंट्स में थोड़ी है। तो क्या लिखते हैं? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मटेरियल खरीदा सप्लायर से, कहां इन होगा? स्टोर में। हाँ, इन अकाउंट्स में अगर उसका कोई सोर्स नहीं है तो सोर्स विल बी जनरल लेजर। तो सर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जनरल लेजर में भी आएगी। बाय स्टोर। इस चैप्टर में हमेशा याद रखना हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस छोड़ के हर ट्रांजैक्शन का दो पोस्टिंग आएगा। मटेरियल खरीदा तो स्टोर में इन होगा, हाँ या ना? मटेरियल खरीदा स्टोर में इन होगा, राइट? इन अकाउंट्स में से अगर इसका आउट नहीं पता है तो आउट विल बी जनरल लेजर। तो यहां पे जनरल लेजर लिख दिया, जनरल लेजर में कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग डाल दिया। नेक्स्ट, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन आउट कहां से होगा? स्टोर से। यहां लिखेंगे बाई WIP कंट्रोल। यस और नो? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन WIP में जाएगा, तो यहां से आउट होगा स्टोर से। इन कहां हो रहा है? समझ में आ गया ना? एक सेकेंड, गुड्स जहां से मूव हो रहा है वो आउट हो रहा है, जहां आ रहा है वो इन है। सिंपल लॉजिक, आउट इन। स्टोर से आउट हो रहा है, WIP में आ रहा है।
सिंपल लॉजिक है और इससे अच्छा लॉजिक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मटेरियल इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर 900, पहले स्टोर से आउट है, जहां कहा रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में, और प्रोडक्शन ओवरहेड में इन होगा, कहां से आया है, स्टोर से। स्टोर से आउट हो रहा है, यस और नो, स्टोर में आउट दिखाया, क्रेडिट, रेफरेंस में प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा, ये रेफरेंस लिखते हैं, ये 2 जो लिखते हैं रेफरेंस, अमाउंट मेन है। प्रोडक्शन ओवरहेड में इन हुआ, रेफरेंस टू स्टोर। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस में लिखा है इनडायरेक्ट वेजेस है 23,000, अभी टोटल वेजेस से मतलब है, टोटल वेजेस है 77,500, हाँ या ना, तो वेजेस में इन होगा, यस और नो, पहले वेजेस में इन होगा। सोर्स के बारे में इन इसमें से सोर्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अगर इस अकाउंट्स में से अगर सोर्स नहीं पता है तो सोर्स विल बी जनरल लेजर, है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यहां आएगा। अब इन हो गया, अब आउट दिखाओ। 77,500 में इनडायरेक्ट वेजेस है 23,000, क्वेश्चन में बोल दिया, तो ये वाला आउट होगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में 23,000 इन होगा, आया कहां से, वेजेस से, हर का 2-2, यहां से आउट दिखा के प्रोडक्शन ओवरहेड में इन दिखाया है। हाँ या ना, अब 77,500 में अगर 23,000 इनडायरेक्ट है तो बाकी 54,500 डायरेक्ट वेजेस होगा, वो डायरेक्टली कहां जाएगा, WIP में, तो 54,500 डायरेक्टली यहां से WIP में जाएगा, तो WIP में 54,500 वेजेस से इन बोलकर आएगा। है ना,
फिर लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, कहां इन होगा ये? प्रोडक्शन ओवरहेड में इन होगा, इसमें से सोर्स नहीं है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट। हम देख रहे हैं जितना भी कैश वाला है ना उन सबको जनरल लेजर ही बोलते हैं ना अपने, तो जनरल लेजर में दोनों जगह डाल दिया। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब्ड एंड रिटर्न ऑफ 3200। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में सारा इन आ चुका है, इनडायरेक्ट मटेरियल आ चुका है, ध्यान दो, इनडायरेक्ट वेजेस आ चुका है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी आ चुका। एब्सॉर्ब्ड वाला जाता है WIP में और अंडर रिकवरी जाता है कॉस्टिंग पीएल में। तो अपने को अंडर रिकवरी दिया है तो एब्सॉर्ब्ड वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, है या ना? तो ध्यान दीजिएगा 3200 यहां से आउट होके जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, तो कॉस्टिंग पीएल में 3200 इन होगा टू प्रोडक्शन ओवरहेड बोलकर। अभी नहीं करेंगे बैलेंस वाला, बाद में करेंगे, ठीक है ना? सारा पहले कंप्लीट कर लेते, जो चीज नहीं दिया उसको नहीं हाथ लगा रहे। सेल्स 2,56,000, ठीक है। सेल्स का इन क्रेडिट में आएगा, हम तुम लोग को पहले बताए थे। सोर्स नहीं पता तो बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और जनरल लेजर में इसका आएगा 2,56,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल होगा ना? हाँ, यस और नो? और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने से क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखो वर्किंग नोट, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग बनाइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी।
लिखा? सेल्स माइनस जीपी, तो सेल्स एट 2,56,000 माइनस 20% ऑफ 2,56,000, 25% ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट को वी कैन से 1/5 ऑन सेल, तो 1/5 मतलब 20%। कितना आ रहा है सीओजीएस? 204800। आया सबका? हाँ, सेल्स माइनस 2,56,000 माइनस 20%, 25%, वो ऑन कॉस्ट, ऑन सेल लेंगे तो 20% हो जाएगा। अच्छा, सीओजीएस कहां से आउट होता है? 2,56,000 था ना, सेल्स माइनस 20% ऑफ 2,56,000 आ जाएगा 204800। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से आउट होगा, यहां लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में इन होगा। यहां लिखेंगे टू फिनिश गुड्स। 2,56,000 में से 20% माइनस करेंगे, सीओजीएस आ जाएगा, तो यहां से आउट होके यहां इन होगा। ठीक है? अरे एक्टर बाप बोल परे बोललाम तो 10 मिनट परे आसो। At the end of the quarter, WIP stock increased by 7,500, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 104595 है, इसमें 7,500 जोड़ दो, 112095 आएगा। डन। अब एक एक अकाउंट करके पढ़ो लाइन से ऑर्डर में। स्टोर में देखो, इन है परचेस, आउट में है डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, दोनों दिया हुआ है ना? स्टोर का इन और आउट है, तो स्टोर का डिफरेंस विल बी क्लोजिंग बैलेंस। $39,175 परचेज है, इन और आउट भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। वेजेस टैली हो गया है, जितना इन था उतना आउट है। प्रोडक्शन ओवरहेड से वो एब्जॉर्ब्ड वाला आएगा, WIP वाला, क्योंकि अंडर रिकवरी दिया हुआ है। आउट में क्या मिसिंग है? एब्जॉर्ब्ड। कितना है? 115900 बाई WIP में जाएगा ये, तो WIP में आएगा 115900 टू प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड
ABS मतलब एब्जॉर्ब्ड, यहां से आया यहां चला गया, यहां आउट यहां इन। अब ध्यान दो, WIP में मटेरियल है, वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, ओपनिंग क्लोजिंग है, तो वर्क्स कॉस्ट फिनिश गुड्स में जाता है ना। बाई फिनिश गुड्स, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरीके से मिसिंग फिगर आएगा। वर्क्स कॉस्ट कितना, जिस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम बॉक्स कर ले रहे हैं। प्रोडक्शन कंप्लीटेड, तो ये यहां पे इन होगा 202900। WIP से आया ये, ठीक है। अभी फिनिश गुड्स में इन हो चुका है, प्रोडक्शन का आउट हो चुका है COGS, तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा 28880। क्लोजिंग बैलेंस वहीं रह जाता, कहीं जाता नहीं है। हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले ही आ चुका है, सेल्स भी आ चुका है, दोनों को कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे। 20 बाय कॉस्टिंग पीएल, यहां पे आएगा 2 कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। डन। अब इसका जो प्रॉफिट है उसको कहां डालेंगे, कैपिटल, कैपिटल का मतलब जनरल लेजर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, कितना 48,000। यहां पे आया 2 कॉस्टिंग पीएल 48, तो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 180150। चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया था वैसे क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के साथ। कैलकुलेट चिपो, स्टोर का बैलेंस है 39,175, WIP का बैलेंस है 112095, फिनिश गुड्स का है 28880, कितना आ रहा है 180150। इन तीनों का टोटल विल बी GLA का क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब हम लोग का सम सही है।